पूछना चाहती हूँ आपसे कि एक रिडल है जो कि आपने बूझनी है कि ये क्या है। पानी की लंबी लाइन लगती है और उस लाइन में शहरी बड़े ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन उससे भी लंबी लाइन एक और होती है। वो लाइन कौन सी होती है? कि यूटिलिटी स्टोर के बाहर लगती है लाइन लंबी? नहीं, यूटिलिटी स्टोर वाली लाइन नहीं। आमतौर पे पासपोर्ट ऑफिस के अंदर भी बहुत लंबी लाइन लगी होती है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और हिंट देती हूँ। वो इस तरह की लाइन होती है कि उसमें मुख्तलिफ जगहों से लोग आए होते हैं और बड़ी लंबी लाइन होती है। जब उनकी बारियां आती हैं और जब वो विंडो के ऊपर जाते हैं तो हैरत का इजहार करते हैं कि अच्छा ये रूल्स चेंज हो गए, हमें तो पता ही नहीं था। रूल्स के हवाले से कुछ आप बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये कोई सरकारी उमूर के अंदर अवामी नौयत का मसला लग रहा है मुझे। तो गैस करें ना, कौन सी लाइन हो सकती है? ऐसी कौन सी लाइन हो सकती है? सुबह सुबह पता है किसी का भी इतना दिमाग काम नहीं करता, खास तौर पर मेरा तो बिल्कुल नहीं करता कि मैं रिडल इतनी मेहनत लगा के सॉल्व करूं। लेकिन आपने तो आपको बूझनी पड़ेगी ये लाइन। फिर आप मेरा ख्याल से नादरा के शनाख्ती कार्ड की बात कर रहे हैं। राइट, नादरा के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जिसमें लंबी लाइन के साथ लंबे लंबे इंकशाफात भी होते हैं और लंबी लंबी फीसें भी होती हैं। लंबी फीसें भी होती है। तो जनाब, लंबी फीसों के हवाले से, नए रूल्स के हवाले से, इंकशाफात के हवाले से गुड मॉर्निंग आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बढ़ेंगे हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। साबिक सदूर मुमलिकत परवेज मुशर्रफ और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भी घेरा तंग होने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ के खिलाफ दरखास्त पर दोनों को कटहरे में तलब कर लिया। मलिक कयूम और नैब को भी नोटिस जारी। भाई इन्होंने फीसों में इजाफा करके लोगों को परेशान कर दिया है। कोई लोगों का आसानी नहीं है, औरतें 2-2, 4-4 घंटे से खड़ी हुई हैं, कुर्सियां नहीं है बैठने के लिए। कौमी पहचान हासिल करनी है तो दुगनी कीमत अदा करो। नादरा ने शनाख्ती कार्ड की कीमतों में 100% तक इजाफा कर दिया। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल, इजाफा मुस्तरद कर दिया। और इंसान की रोजमर्रा की जिस्मानी मुश्किलात में आजकल एक बड़ा मसला कमर दर्द का बनता जा रहा है। तकरीबन 3/4 लोग अपनी उम्र के किसी न किसी हिस्से में कमर दर्द का शिकार हो जाते हैं। कमर का दर्द कैसे दूर किया जाए, जानेंगे आज गुड मॉर्निंग आज में। तो जनाब, गुड मॉर्निंग आज में आज जो हमारी स्टोरीज हैं वो बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज हैं। एक तो हम आपको बताएंगे कि आप अपने कमर के दर्द को किस तरह दूर कर सकते हैं और उसके लिए आप क्या तमाम तर इलाज कर सकते हैं, क्या आप थेरेपीज कर सकते हैं। और दूसरा बात करेंगे नादरा के हवाले से, जिसकी फीसों के हवाले से शहरियों ने अब मुस्तरद कर दिया और अब देखना ये कि नादरा का स्टांस क्या होगा। तो गुड मॉर्निंग आज में करनी है बहुत सारी बातें, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। शहर में वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो वक्फे पर जाने से पहले हम कुछ अवामी मसाइल और सियासत पे बात कर रहे थे। अब हम मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे जहां हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। और सबसे पहले हम जा रहे हैं लाहौर, जहां पर हमारे नुमाइंदा हुमा भट्ट मौजूद हैं और उनसे जाने कि आज लाहौर में कौन कौन सी सियासी समाजी एक्टिविटीज होने जा रही है और इसके अलावा मौसम कैसा है। हुमा भट्ट, गुड मॉर्निंग आज। गुड मॉर्निंग आज। और आज लाहौर का मौसम जिस तरह कल बहुत ज़्यादा गर्म था, उसी तरह लाहौर में आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ही मुश्किल है इस वक्त धूप में खड़ा होना। लेकिन उसके साथ साथ अगर एक्टिविटीज़ का मैं जिक्र कर दूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगी लाहौर में, लाहौर समेत पंजाब भर में इस वक्त केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया था और उसकी वजह से आज तमाम मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से मरीजों को इंतहाई ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं और फिर जा रहे हैं और उनका यही कहना है कि ना तो हॉस्पिटल्स में जो मेडिसिन है वो अवेलेबल है और ना ही बाहर जहाँ पर पैसे देकर आप लोग खरीद सकते हो। लोग कितने परेशान हो गए, मैं तो यही सोच रही हूँ। एक तो मुझे आवाज़ समझ नहीं आई, लेकिन मैं उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि यहाँ पर हड़ताल जो है उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं और मेडिकल स्टोर मालिकान का यही कहना है कि हमने बारहा जितने भी महकमा सेहत के जो अहदेदारान हैं उनके साथ मुज़ाकरात किए, उन्होंने बताया कि उनके ये मुतालबात हैं, तरमीमी बिल जो है उसको वापस लिया जाए क्योंकि उसकी वजह से मेडिकल स्टोर मालिकान जो हैं उनको बहुत सी सजाएँ दी जाती हैं उस सूरत हाल में जो कि उनकी गलती भी नहीं होती है। सो इस वजह से आज जो मेडिकल स्टोर मालिकान
परेशान है उनकी तरफ से लाहौर प्रेस क्लब की तरफ जो प्रोटेस्ट है वो भी किया जा रहा है। 11 बजे के करीब यह प्रोटेस्ट होगा। इसके अलावा अगर ये तमाम जितनी भी सेहत से मुतालिक जितनी भी परेशानियां हैं उनसे हटकर इस वक्त बात करेंगे हम लोग जनूबी पंजाब के जो महाज हैं उनके सरबराह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं आज। तो आज वो भी एक अहम खबर होगी। वहाँ पर भी जो जनूबी पंजाब का एक इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत से अलग जो होने वाले लोग हैं मुस्लिम लीग नून से। ठीक है उमा, आप लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तफसीलात से आगाह कर रही थी। मौसम उन्होंने बताया कि गर्मी ज्यादा है तो इनको आज सारा दिन रिपोर्टिंग करनी है। तो इनको एक अम्ब्रेला ले लेना चाहिए था ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। गर्मी ज्यादा हो गई है। एग्जैक्टली। अब मेडिकल स्टोर के हवाले से बता रही थी, उस हवाले से मुझे सुन के बड़ी हैरत हो रही थी कि लोग वहाँ पर कितने ज्यादा परेशान होंगे, क्योंकि देखिए दवाइयाँ और सेहत का मामला ऐसा होता है कि अगर आपको दवाइयाँ मेडिसिन बर वक्त ना मिले तो आपकी जान को भी खतरा। मेरा ख्याल से मेडिकल एसोसिएशन वाले या जो हड़ताल पे गए हैं उन्हें थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए। इंसानी बुनियादों पर थोड़ा सा सोचें। एहतजाज आपका अपनी जगह है, लेकिन उन मरीजों के बारे में सोच लें कि उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब इस्लामाबाद का रुख करते हैं। अली फुरकान हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि आज दारुल हुकूमत में क्या बड़ी खबर होने वाली है। अली अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। आज इस्लामाबाद में क्या क्या होने जा रहा है? जी इस्लामाबाद में अदालती कार्रवाई ही ज़्यादा जो है वो आज रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रुबानी, रहमान मलिक, आबिद शेर अली और मुतअद्दिद केसेस हैं। लेकिन जो अहम तरीन केस आज का है वो वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ की नाहली के हवाले से जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो आना है आज 11 बजे के करीब सुनाया जाना है। ये महफूज किया गया था 10 अप्रैल को उनकी नाहली के हवाले से। इसके साथ साथ दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग है। यहाँ पे इस्लामाबाद में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास भी है। लेकिन आज दोपहर में मुल्क की जो है उस हवाले से इकोनॉमिक सर्वे जो है वो सामने आएगा। हुकूमत की जो 5 साला कारकर्दगी है और बिलखुसूस जो इस साल की मजमूई कारकर्दगी है उसका हवाल होगा, उसके अदाद शुमार होंगे और वो जो हुकूमत ने सेट किए थे अपने लिए उनके किस हद तक वो हासिल हो पाए, कहाँ कहाँ नाकामी रही, क्या वजूहात रही, वो तमाम सूरत हाल जो है वो आज शाम को 4 बजे इकोनॉमिक सर्वे की सूरत में सामने आएगी। ठीक है अली फुरकान, हमें शहर इक़्तिदार से अपडेट कर रहे हैं, शुक्रिया। और देखिए मुख्तलिफ शहरों का हाल तो हमने जान लिया, लेकिन जहाँ पर हम कह रहे हैं कि सियासत में बड़ी गर्मी है, हमारे यहाँ मौसम भी आजकल उतना ही गर्म है ओवैस, और गर्मी बहुत ज़्यादा जो है वो शिद्दत से पड़ रही है। और जब इस तरह की गर्मी हो तो उसके अंदर आप अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। और जो जिन ड्रिंक्स के हवाले से मैं बात कर रही हूँ वो हेल्दी ड्रिंक्स होते हैं। वो इस तरह के ड्रिंक्स होते हैं कि वो किसी ना किसी फ्लेवर के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, या तो मैंगो का इस्तेमाल होता है उसके अंदर, या फिर आप ग्रेप्स का इस्तेमाल करते हैं, फलों के जायके होते हैं, मुख्तलिफ फलों के जायके होते हैं, बिल्कुल। और इसी तरह का अगर आपको जायका चाहिए बिल्कुल सॉलिड, आपको लगता है कि जी ऐसा ही लगे कि मैं बिल्कुल ये फ्रूट का ही टेस्ट है और बिल्कुल सॉलिड है, इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं, तो उसके लिए आप ले सकते हैं ये फ्रूट एंड नेक्टर, जो कि ज़बरदस्त किस्म का जो है वो ये नेक्टर है। और ये आपको रिफ्रेश करता है, एनर्जेटिक रखता है और साथ साथ पूरी आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन भी करता है, इस तरह से कि अगर आपने नाश्ता नहीं किया हुआ है या अगर आपने खाना सही नहीं खाया हुआ है तो अगर आप इस नेक्टर को लेते हैं तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगर नेक्टर की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे फ्लेवर्स भी हैं, जैसे चॉइसेस की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग आम का भी पीते हैं, पाइनएप्पल, एप्पल और पीच और पोमीग्रेनेट वगैरह ट्राई करना जरूर समझते हैं। तो अगर चौसा की बात की जाए तो इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर के लिए और हार्ट के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। पीच की अगर बात की जाए तो इसमें एंटाई कैंसर एजेंट भी शामिल होता है, यानी जो कैंसर के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। तो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं वो प्रोटीन नेक्टर को जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। भरपूर फायदा उठा सकते हैं। न सिर्फ ये कि बड़े मजे का है और डाइजेस्टेबल है, यानी कि अगर आपको स्टमक का भी इशू है तो ये इजीली आपको जो है रिफ्रेश करेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी स्किन इससे जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर होगी और साथ साथ आपका जो इम्यूनिटी का सिस्टम है वो ये बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मल रखता है। जबरदस्त किस्म का ये नेक्टर है। और ओवैस अगर हम बात करें इसके मजीद ओवरऑल इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो टेस्ट के हवाले से हम
हम ये कहते हैं कि यार हमें कुछ जूस या हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम यूज तो करते हैं लेकिन उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, वो हेल्दी होते हैं लेकिन टेस्ट में अच्छे नहीं होते। लेकिन यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चॉइसेस मौजूद है ना, टेस्ट भी बहुत जबरदस्त है, टेस्ट बहुत जबरदस्त है। और फिर साथ साथ जो आपने बात की कि हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, एंटी कैंसर इसमें एजेंट मौजूद है, मिनरल्स इसमें बहुत ज्यादा है, विटामिन्स इसमें हैं। तो जो लोग अपनी हेल्थ के हवाले से कॉन्शियस हैं और उन्हें चॉइसेस भी बहुत ज्यादा चाहिए तो वो नेक्टर फ्रूट के ऊपर जा सकते हैं। फ्रूटीन नेक्टर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अब अवेलेबल हैं और अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आपने अब से कुछ देर पहले देखे हैं, तो आप लोग इसे जरूर एंजॉय कीजिए। और क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मी के अंदर आपको पता है पानी बहुत ज्यादा पीना होता है, जूसेस बहुत ज्यादा पीने होते हैं ताकि आप डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो सकें। और अगर जूसेस का इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल आप अच्छा करेंगे तो आपकी स्किन भी बहुत अच्छी रहेगी, बिल्कुल सभा की तरह, और आप खूबसूरत भी नजर आएंगे। चले जी, तो आपने इस्तेमाल करना है फ्रूट एंड नेक्टर का क्योंकि ये रखता है आपको हेल्दी ऑल द टाइम। सो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त तो आए एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब अब हम कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। और हेल्थ में सबसे ज़्यादा जो कॉमन इश्यूज होते हैं वो यूजुअली किसी की बैकबोन के हवाले से होता है या फिर माइग्रेन इज़ अ कॉमन कॉज इन आवर सोसाइटी, जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, कि जैसे ओवेस को भी है, जैसे कि मुझे भी है। और माइग्रेन होना ये क्यों होता है? स्ट्रेस की वजह से होता है या इसके साइन एंड सिम्टम्स कुछ और भी हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने से या स्मॉल स्क्रीन्स देखने की वजह से होता है? सब माइग्रेन ही नहीं, दीगर जो जॉइंट के अंदर पेन होते हैं, बॉडी की मूवमेंट के हवाले से, कमर का पेन है, उसमें गर्दन का पेन है, बहुत सारे इस वक्त दर्द होते हैं आजकल की शायद हमारी हेक्टिक रूटीन की वजह से, जैसे आपने पहले भी कहा। तो इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं स्टूडियोज में, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर आगा सज्जाद ऑर्थोपेडिक्स से वाबस्ता हैं और साथ उनके ज़ैनब हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइएगा कि दर्द बहुत ज्यादा है हर इंसान को, किसी के कमर में दर्द है, किसी की गर्दन में दर्द है, किसी को माइग्रेन है, कोई सर्वाइकल पेन से बिल्कुल मुतासिर हुआ हुआ है, क्या वजूहात हैं, क्यों पेन होता है? पहले मैं अस्सलाम वालेकुम, पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। और मैं एक चीज़ थोड़ा क्लियर करता जाऊं कि पेन मैनेजमेंट जो मेडिकल फील्ड है, जिस तरह FRCS होता है ऑर्थोपीडिक में, न्यूरोलॉजी में, पेन मैनेजमेंट एक अलग फील्ड है, ये ऑर्थोपीडिक्स नहीं है। इसके अंदर भी FRCS होता है, उसकी डिटेल्स, या अमेरिकन डिप्लोमेट होता है। तो मैंने अमेरिका से MBBS के बाद रेजिडेंसी की ट्रेनिंग की और उसके बाद पेन मैनेजमेंट में स्पेशलाइज किया। पेन मैनेजमेंट जो है वो ये देखा गया कि दर्द दो तरह के होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म पेन है, चोट लग गई, लेबर पेन है, हार्ट अटैक है, ये उसमें पेन जो है, दर्द जो एक अलामत है, अगर वो होगी नहीं तो तशखीस नहीं होगा, राइट। लेकिन जो दूसरा दर्द है जिसमें कमर का दर्द, माइग्रेन, आर्थराइटिस और चीज, वो दर्द बजाते खुद एक बीमारी है। यानी ब्रेन में सेल्स चेंज हो जाते हैं या नर्व डैमेज हो जाती है या कुछ हो जाती है, तो वो बीमारी है और बीमारी की स्पेशलाइजेशन है। और वो बीमारी इतनी कॉमन है, जैसा कि आप बता रहे थे कि स्टडीज ने शो किया कि 3 टाइप के पेन जो है, मतलब दर्द जो है इंसान को अपाहज बना देता है। वो जॉब पे नहीं, उससे जो है वो जॉब पे नहीं जा सकता। जी हाँ, बहुत बहुत मतलब आदमी की लाइफ जो है, रोजमर्रा के काम आपके मुतासिर होते हैं, और जिनको बहुत ज्यादा हो वो समझ सकते होंगे, और ये बहुत कॉमन है। तो जो सबसे ज्यादा दर्द है माइग्रेन, राइट, उसके बाद आर्थराइटिस, राइट, और उसके बाद बैक पेन या शियाटिका। तहकीक ने साबित कर दिया है कि ये 3 दर्द, माइग्रेन, आर्थराइटिस और बैक पेन या शियाटिका, कॉजेज मोर डिसेबिलिटी, ज्यादा लोगों को अपाहज करती है कंपेयर टू कैंसर एंड हार्ट डिजीज कंबाइन। अगर आप कैंसर वालों को और हार्ट वालों को कंबाइन कर लें, उनमें इतनी अपाहजपन या डिसेबिलिटी नहीं होती है जितनी दर्द वालों को होती है, दर्द की बीमारी वालों को, क्योंकि वो मुस्तकिल स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि वो चल ही नहीं सकते, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते, उनकी जिंदगी रिवॉल्व कर रही होती है एक वर्ड के अराउंड, और वो है पेन। जी हाँ, और उसका इलाज मौजूद है और उसकी प्रिवेंशन है। और बैक पेन से स्टार्ट करें, आप बताएं। बैक पेन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। बैक पेन जो है 2008 में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा था कि दुनिया में
बैक पेन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। और जनरल फिजिशियंस के पास, जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास जो सबसे कॉमन मरीज है वो तो जाते हैं नज़ला खांसी बीमारी के। जो सेकेंड मोस्ट कॉमन है वो जो है बैक पेन। बैक पेन के पेशेंट्स हैं। पुअर पोस्चर, डाइट का सही नहीं होना, एक्सरसाइज नहीं करना। लेकिन बाज दफा आप सब भी करो फिर भी बिल्कुल वही हालत तो क्या वजह है, क्यों होता है फिर भी? उसकी बहुत सारे कॉजेज हैं और बैक पेन कई जगहों से आ सकता है। सही। अब जिस तरह ये कमर का मॉडल है, ठीक है, और यहाँ अगर हम कर लें पेट लगा होता है और ये कमर का पिछला हिस्सा है। ठीक। तो अगर हम पिछला हिस्सा देखें तो इसके अंदर जोड़ है, एक तो ये बड़ा जोड़ है और फिर छोटे छोटे जोड़ है। दर्द इसमें से आ सकता है। ठीक। पट्टों के जकड़ने से आ सकता है। ठीक। अगर सामने की तरफ देखें तो दो मोरों के बीच में नरम हड्डी है जिसको कहते हैं डिस्क। उसके हिलने से डिस्क में पेन आ सकता है। और जो ये रग टांग में जा रही है, इसमें जब वरम आता है तो अर्कोनिसा शुरू हो जाता है, शियाटिका पेन शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने ये वर्टिब्रास के बारे में बताया, जिस तरीके से आपने कहा कि बैक पेन बहुत ज्यादा कॉमन है और किसी भी वजह से जो है वो हो सकता है, बहुत सारे रीजन है इसके अंदर आपने डिफाइन किए। वहीं अब इसको ओवरकम कैसे किया जाए? क्योंकि देखिए, अगर आपने ऑल टाइम काम करना है, अगर आप बैंक्स में बैठते हैं तो भी आपका मुस्तकिल बैठने का काम है, अगर आप प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स करते हैं तो भी आपके बैक के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ती है, तो इसको मैनेज कैसे करें? एक्टिविटी भी साथ रखें, काम भी साथ रखें और इसके दर्द से आपने रोजमर्रा के मामला तो कंटिन्यू रखने ही है, भले दर्द हो रहा है या नहीं। 3 स्टेजेस में आ जाते हैं। पहली तो चीज है प्रिवेंशन, फाइन, कि हो ही ना। दूसरी बात, किसी को अगर हल्का फुल्का हो रहा है तो वो उस तरह से मैनेज करे। और तीसरी चीज है जिसको बहुत ज्यादा हो गया है, वो उसको किस तरह ट्रीट करे। अच्छा, तो प्रिवेंशन में ज़ैनब जो है वो थोड़ा बताएंगी कि किस तरह एक्टिविटी करें। बेसिक चीज जो होती है ना, मैं पेशेंट्स को भी समझाती हूँ कि अपने पोस्चर्स को मॉडिफाई करते रहें। मतलब अगर आपको बैठते हुए पेन हो रहा है, आप पिलो रख लें। अगर आप ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, आप 5 मिनट खड़े रहें, बैठ जाएं। जैसे ऑफिस वर्किंग लोग होते हैं तो वो अपनी चेयर के पीछे पिलो रख लें और मतलब अपने पोस्चर को मॉडिफाई करें। पैरों के नीचे कोई चीज़ रख लें, छोटा पिलो रख लें। सुबह उठते हुए कुछ स्मॉल छोटी एक्सरसाइज होती हैं वो कर लें। ये प्रिवेंशन है। और मैं थोड़ा ऐड भी करूंगा कि कमर की एक्सरसाइज 2 किस्म की होती है। एक कहते हैं पेन रिलीविंग, जिससे दर्द चला जाता है। एक होती है बैक स्ट्रेंथनिंग। अगर आप स्ट्रेंथनिंग दर्द में करोगे तो दर्द बढ़ जाएगा। पॉइंट, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने यही देखा है कि बहुत सारे लोग जो है, जब बैक पेन भी है लेकिन वो इस वजह से जो है ये सारी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं कि यार ये रिलीफ हमें मिलेगा, ये पेन रिलीवर है, लेकिन वो मजीद इंक्रीज हो रहा होता है उनका। एक्चुअली होता ये कि मस्कुलर स्टिफनेस होती है। यूजुअली पेन्स जो होते हैं वो स्टिफनेस की वजह से भी होते हैं। जो नर्व पिंचिंग हो जाती है, नर्व प्रेस हो जाती है, डिस्क प्रेस हो जाती है, वो स्टिफनेस की वजह से होती है। तो स्टिफनेस, जब कोई चीज बहुत टाइट है, आप उसको खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो और पेन कॉज करेगी ना। मोस्ट जो कॉमन लोग होते हैं जो बैक पेन के हवाले से बात कर रहे होते हैं, डिस्क का बड़ा उनके अंदर इशू आता है। मैंने बताया ना कि ये 2 बोरों के बीच में ये नरम हड्डी होती है। ठीक, आपने झुक के भारी चीज उठा ली, मगर बाज दफा कुछ नहीं भी होता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, कांस्टेंट वर्क होता है, एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है। ठीक। मेरे पास 14 और 16 साल के पेशेंट्स आए थे, ठीक है, माशाल्लाह अब उनको काफी अरसे से दर्द नहीं हुआ। तो ये भी नहीं, अच्छा एज के साथ बढ़ता जाता है। ठीक। दूसरा ये है कि जो कमर में बताएं पट्टे जकड़ गए, इसी तरह से अगर आपकी गर्दन एक पोजीशन में रहेगी तो पीछे वाले जोड़ जमना शुरू हो जाएंगे। जोड़ जब तक चलता रहता है उसमें चिकनाहट होती है। अब आप 8 घंटे कंप्यूटर में बैठे हैं, एक टर्म इजाद हुई है, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, यानी टेक्स्ट करके गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। आप उसको मोस्टली नीचे झुककर देख रहे होते हैं, ठीक है, और बाकायदा इतना दर्द होता है कि बाज दफा हमें स्क्रीन पे देख के इन जॉइंट्स में इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, इतना सिवियर हो जाता है। और यंगस्टर्स में ज्यादा कॉमन है क्योंकि टेक्नोलॉजी और गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, मूवमेंट बहुत कम हुई है। और अगर आप 2-3 मिनट की स्ट्रेचिंग कर लें नेक की सुबह शाम, उससे जो है वो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर माइल्ड है, स्ट्रेचिंग किस तरीके से? स्ट्रेचिंग सिंपल ये होगी कि आप अपनी नेक को फ्लेक्स और एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, फ्लेक्स करेंगे, ठीक है, और एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, फिर साइडवेज ले जाएंगे। अच्छा, ठीक। बीच में आप पॉज देंगे, दिस साइड पे पॉज, फिर दिस। अच्छा, इसकी क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए और कितने टाइम में करना है? ये होनी चाहिए कि रिपीटेशन साइकिल्स में होनी चाहिए। जैसे 5 रिपीटेशंस 3 टाइम्स अ डे,
पहले 2 टाइम से शुरू करें, फिर 3 टाइम से शुरू करें, फिर आप इसके रेपिटेशंस को स्लोली इंक्रीज करें। एक साथ आप मतलब 10 मरतबा कर लिया, 15 बार रिपीट कर लिया तो वो वैसे स्टिफ होता है, वो और पेन को इंक्रीज कर देता है। तो आप रेपिटेशंस करें, 5 रेपिटेशंस ट्वाइस अ डे। मैं अक्सर पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप जब नमाज पढ़ते हैं तो आप नमाज के बाद ये एक्सरसाइज बैठ के कर लें, तो वो आपको याद भी रहेगा। जैसे आपने इब्तिदाई में कहा कि प्रिवेंशन इज क्योर, तो एक तो वो दर्द है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो एक्सरसाइजेज हैं जो दर्द के लिए हैं, फिर स्ट्रेंथनिंग के लिए अलग एक्सरसाइजेज हैं। तो क्या ऐसी भी एक्सरसाइजेज हैं कि आप पहले से ही करना शुरू कर दें, आपने पोस्चर्स को इस तरह से रखें, क्योंकि गलत पोस्चर्स में लोग बहुत ज़्यादा बैठते हैं और अपनी मामलात ज़िंदगी कर रहे होते हैं। तो अगर पोस्चर्स को सही कर लिया जाए तो तकलीफ से पहले ही यानी आप बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं ना। आपकी बात बिल्कुल सही है। असल चीज़ ये है कि हम लोग की लाइफस्टाइल्स ऐसी हो चुकी हैं और हम लोग की लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास 3 महीने की एक्सरसाइज और उसके लिए टाइम नहीं है, अब हमें साल 2 साल में एक इंजेक्शन लगा दें, हमें बस चलता फिरता कर दें, शॉर्टकट। और लोग आते हैं बड़े जोश में जब सीवियर पेन होता है। अच्छा, हम लोग सीवियर पेन में बहुत मरीज देखते हैं, यानी ऐसे मरीज आते हैं जिनको आते ही लोग जब उनको पेन सीवियर होता है, नॉर्मल पेन में कोई भी नहीं आके दिखाता है, जब तक वो बढ़ नहीं जाता, रेडिएशन हाथ में आ रही है, बिल्कुल सुन हो रहा है, उसके बाद उनको क्लिक होता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम हो गई। अगर मैं बैक पेन की बात करूं डॉक्टर साहब, लोअर बैक पेन की बात करूं, तो वो किस वजह से होता है, क्या वजूहात हैं? क्या हम गलत बैठते हैं? क्योंकि ऑफिस में लोग ज्यादातर चेयर्स पे बैठते हैं, तो चेयर्स पे भी बैठने का कोई खास तरीका है मखसूस कि उस तरह बैठें तो बैक पेन नहीं होगा? हमारी कमर जो है वो सी शेप्ड है, यूं है, तो जिस तरह ये बता रही थी कि पैर वो अपना पिलो रख दें जिससे थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए। दूसरी चीज, हर घंटे 2 घंटे में 1 मिनट की मूवमेंट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जॉइंट्स जम जाते हैं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया के हवाले से अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर ही एक रिसर्च में देख रही थी, उसमें वॉलेट के हवाले से था कि जो मेल्स के अंदर आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है कि वो वॉलेट जो है वो रखते हैं बैक पॉकेट में, जो वॉलेट रखते हैं और फिर बैठ जाते हैं। उस हवाले से बताएं, कोई उस हवाले से भी है? उससे ये होता है कि हम लोग यहाँ पे बैठते हैं नीचे, राइट, इसको कहते हैं इस्चियम, और यहाँ पे एक चिकनाहट चीज होती है उसको कहते हैं बरसा, उसके अंदर वरम आ जाता है, इस्चियल बर्साइटिस कहते हैं। वो दर्द इतना होता है कि नीचे टांग में जाता है, और लोग कहते हैं कि शायद हमें अर्कुनिसा हो गया, शियाटिका हो गया। अच्छा, शियाटिका में और ये बर्साइटिस में पहले ये कॉन्सेप्ट था कि हर एक में सर्जरी करा लो, इतना सीवियर दर्द होता है, लेकिन अब सर्जरी की जरूरत नहीं है अक्सर। अब क्या करते हैं, सुन करके एक स्पेशल गैजेट आता है, नीडल आती है, जिससे रग के करीब इंजेक्शन दे देते हैं, रग में वरम वगैरह चला जाता है। तो अभी ये है कि हर मरीज को, अक्सर मरीजों को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कुछ बात कर लेते हैं माइग्रेन की, जिसका गहरा ताल्लुक ब्रेन से है, और ये बताएं कि माइग्रेन एक्चुअली होता क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, या आप लोग बहुत ज्यादा मिनी स्क्रीन्स देख रहे होते हैं, या फिर आप लोगों की रूटीन जो है वो अनहेल्दी रूटीन है, आपको माइग्रेन होती है। एग्जैक्टली, ये किस? एक तो ये कि हर सर का दर्द माइग्रेन नहीं होता है, ओके, ठीक है। एक और चीज भी बता दूं, विटामिन डी का दर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, हाँ, राइट। हम सब में जो है, हम सब में पाकिस्तानियों में अक्सर में कमी है, और वो बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिप्लेस करानी चाहिए। लेकिन लोग बेचारे जो है, उनको कुछ डॉक्टर 4 लिख के देता है, और वो 40 खा लेते हैं और किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं इसका दर्द से ताल्लुक है। वो डॉक्टर सिर्फ बोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे रहा है, ठीक है। आपको जितनी बोली गई है उतना हम लोग ज्यादा कर लेते हैं। अच्छा, विटामिन डी का आई हर्ड कि अगर ज्यादा दे दी जाए तो भी बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं, किडनी स्टोन्स, थायराइड स्टोन्स। डॉक्टर साहब, माइग्रेन का बताइएगा। हाँ, तो माइग्रेन जो है, अगर वो डॉक्टर डायग्नोस करता है कि ये माइग्रेन है और कोई हेडेक नहीं है, स्ट्रेस हेडेक नहीं है, और कोई वजह नहीं है, तो माइग्रेन होता क्या? पहले अगर आप इसको डिफाइन कर दें आसानी। जी, माइग्रेन ये होता है कि हमारे ब्रेन में सर्कुलेशन का, खून का प्रॉब्लम हो जाता है। यूजुअली फेमिलियल होता है, यानी जेनेटिक होता है। अच्छा। और वो 5 साल, 10 साल, 15 साल के एपिसोड्स में आता है। माइग्रेन की भी कई अकसाम है, ठीक है। एक तो प्राइमरी होता है, बहुत इनिशियल वे में होता है, कुछ लोगों को बहुत सीवियर होता है। अल्लाह का शुक्र है हम लोगों को इस तरह से तो नहीं होता। मोस्टली जो कॉमन लोग शिकायत करते हैं माइग्रेन की, वो बहुत इनिशियल पेन के बारे में बताते हैं, और वो शायद सर दर्द होता है जिसको हम माइग्रेन एक्चुअली समझ रहे हैं। हम लोग तकरीबन आम लोग जो होते हैं वो हर सर दर्द को माइग्रेन कह देते हैं, बिल्कुल। जबकि माइग्रेन खास जो होता है, अक्सर लोगों को एक महसूस होता है आने वाला है, कोई ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, या धूप, या कम सोना, या भूखा रहना, रमजान में ज्यादा कॉमन है, ठीक है, ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। उसके बाद जो होता है वो बढ़ता है, अक्सर, हमेशा नहीं, थ्रॉप कर धक आवाज आती है, उसके बाद काफियों को उल्टी आती है जिससे उसका खत्म हो जाता है। ये पूरा एक माइग्रेन होता है।
तो हर दर्द माइग्रेन अच्छा, ये क्यूरेबल किस तरह से है, इससे प्रिवेंट किस तरह से? बहुत अच्छा प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल है। 80% माइग्रेन, 80% माइग्रेन अगर डायग्नोस हो जाए रेगुलर रूटीन में आने से ठीक हो जाता है। और वो रेगुलर रूटीन क्या है? रेगुलर रूटीन हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है। पे सोना, 10-15 मिनट की एक्सरसाइज करना, मिक्स डाइट खाना, 80% सही हो जाता है। अच्छा हाँ, लेकिन कौन करता है? अच्छा डॉक्टर साहब, माइग्रेन के अंदर, क्योंकि मुझे भी है, सबा को भी है, और हमारे मोस्टली एंकर्स को सबसे ज्यादा माइग्रेन की शिकायत, और उसकी शायद वजह ये कि हमारी रूटीन बहुत टफ होती है, काम का लोड ज्यादा होता है, अनहेल्दी रूटीन जिसको आप कह सकते हैं। तो दवाइयाँ इसमें असर नहीं करती, इसमें क्या दवाई कोई ऐसी है जो असर करे? बहुत सारी अब दवाएं आ गई हैं, क्योंकि अल्लाह मियाँ हर एक को डिफरेंट बनाया है। सब दवाइयाँ सब में काम नहीं करती हैं। माइग्रेन की अब सेफ दवाई आ गई, आप सारी उम्र खा सकते हो। अच्छा। जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और इंजेक्शंस वगैरह भी आ गए हैं, ठीक है, जिससे 1-2 साल के लिए चला जाता है। तो माइग्रेन में जो आप दवाएं यानी कि आप ये कह रहे हैं इन शॉर्ट के क्यूरेबल है, अगर आप ट्रीटेबल है। आप एक छोटी गोली रोज खाते रहो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते वो नहीं, क्योंकि 80% तो वैसे ही सही हो जाते हैं। अगर आप 3 बजे सोना है और फिर 10 बजे उठना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आगा सज्जाद साहब और ज़ैनब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी, और इंतहाई मुफीद बातें इस वक्त हमारे शो पे हम कर रहे थे रिलेटेड टू माइग्रेन और बैक पेन। आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस मिली होगी और आपको पता चला होगा कि अगर आप अपनी रूटीन बेहतर कर लें तो आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब, सेहत के बाद अब कुछ बात हो जाए सियासत के हवाले से, और अब आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने NRO कानून से मुतालिक दरख्वास्त पर परवेज मुशर्रफ और आसिफ जरदारी समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। परवेज मुशर्रफ और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भी घेरा तंग होने लगा। NRO के खिलाफ दरखास्त पर दोनों को कठघरे में बुला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने NRO कानून से मुतालिक दायर दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि NRO की वजह से मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। NRO कानून बनाने वालों से नुकसान की रकम वसूल की जाए। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि आपने फरीक किसको बनाया है। इस पर दरख्वास्त गुजार ने बताया कि उन्होंने परवेज मुशर्रफ, आसिफ जरदारी, मलिक क़य्यूम और नैब को फरीक बनाया है। चीफ जस्टिस ने पूछा, आपका मुकदमा दायर करने का बुनियादी हक क्या है? अदालत NRO का कानून कलअदम करार दे चुकी है। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनने के बाद साबिक सदूर परवेज मुशर्रफ, आसिफ जरदारी समेत मलिक क़य्यूम और नैब को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब करते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। तो जनाब, ये रिपोर्ट आपने देखी है, और अब साबिक सदूर भी सुप्रीम कोर्ट के शिकंजे में आने वाले हैं। दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से दोनों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब ने, और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ कानूनदान है बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आपका भी बहुत शुक्रिया। नफीस भाई, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो मामला आया है मंजर आम पर, ये देर नहीं हो गई आने पे? देखें अवैस, ये कोर्ट ने भी फिरोज शाह गिलानी साहब की दरख्वास्त पे ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल और वाइड कर दिया था और NRO जो है वो कलअदम करार दे दिया गया था। लेकिन अब जो है उसके बावजूद जो है वो नोटिस जारी कर देना फरीकैन को, ये इसकी एक डेवलपमेंट हो रही है, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर ये इसकी जो है ना केस आगे प्रोसीड करता है। मजीद इसमें इस पे मजीद भी बात कर लेते हैं। बैरिस्टर एहतशाम भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसे हैं आप सर? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक? सर, डेवलपमेंट हो रही है इस केस में, अब नोटिस जारी कर दिए हैं फरीकैन को, किस तरह से देख रहे हैं आप इस मामले को? मेरे ख्याल में देखिए, NRO का फैसला आया था 2009 में, सुप्रीम कोर्ट का 17 रुकनी बेंच था, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उसको हेड कर रहे थे, और उन्होंने NRO को कलअदम करार दे दिया था, जिसका मतलब ये था कि वो तमाम 8041 लोग जो कि बेनिफिशरी थे अंडर दी NRO, उन सब के जितने भी केसेस बंद हुए थे वो अब दोबारा से रिवाइव हो गए। अब कोई भी NRO ऐसे जैसे कभी था ही नहीं। तो जब ये फैसला आ गया था और NRO को एक काला कानून डिक्लेयर कर दिया गया था, तो उसके बाद मेरे हिसाब से हुकूमत को चाहिए था
कि वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते, लेकिन तब से अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी थी। अब ये जो पिटिशन आई है सुप्रीम कोर्ट में, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके थ्रू हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी किस्म का कोई इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना दे जो कि फिर उसके नफास को इंश्योर करे और सारे वो लोग जिनको रिलीज किया गया था या करप्शन की वो अमाउंट जिसको छोड़ दिया गया था उसको रिकवर किया जाए। अच्छा बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि हजारों अफराद श्री करना अदलिया ने अपना काम कर दिया था 2009 में, 2007 में ऑर्डिनेंस आया था, 2009 में फैसला आ गया था। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उनको चाहिए था कि उस फैसले का नफाज करते। ठीक सर, लेकिन सर एक ये बात है कि जो 34 पॉलिटिशियन हैं क्या उनके खिलाफ भी केस खुलने जा रहे हैं? क्योंकि अभी तो सिर्फ नोटिस मुशर्रफ साहब और जरदारी साहब को भेजे गए हैं, तो जो 8041 अफराद हैं जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाया है और 34 में पॉलिटिशियन है, तो क्या सभी इसमें आ रहे हैं दोबारा कानून के कटहरे में? जी आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि 34 के करीब इसके अंदर पॉलिटिशियंस थे और बाकी सारे तकरीबन ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स थे इसके अंदर। और ज्यादा अहम चीज यही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि वो लोग जिन्होंने फायदा उठाया था एनआरओ से, जो बेनिफिशियरीज थे, उनके खिलाफ जो केसेस बंद हो गए थे वो रीओपन होने चाहिए। देखिए मुशर्रफ साहब को नोटिस करने से या आसिफ अली जरदारी को या मलिक कयूम को नोटिस करने से मेरा नहीं ख्याल कुछ हासिल होगा। उन्होंने एक गैर आईनी कानून पास करने में अपना किरदार अदा किया था, लेकिन अब उन्होंने तो जाके नहीं ना पकड़ना। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत में है, पावर में है, अथॉरिटी में है, उन्होंने इस फैसले को इंप्लीमेंट करना ना, तो उन्हें नोटिस करना चाहिए और वो लोग जो बेनिफिशरीज हैं उन्हें कानून की जद में आना चाहिए। सर जो बेनिफिशरीज हैं, अब आप कह रहे हैं उन्हें कानून की जद में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, आके जवाब देना चाहिए, लेकिन सर ये होगा कैसे? क्योंकि ये मामला इतना आसान और सादा नहीं है, इसका बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप एक को पहले आप जो है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर 2 को इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपको नहीं लगता बड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाएगा इन तमाम तर सूरत हाल का? फिर किस तरीके से क्रैक डाउन होगा? देखिए इसमें इन्वेस्टिगेशन की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि एनआरओ में उन केसेस को खत्म किया गया था जो अदालतों में पेंडिंग थे 1986 से लेके 1999 तक। ठीक है, अब वो केसेस को दोबारा रीओपन कर दिया जाएगा, जैसा कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने जजमेंट में कहा था कि ये केसेस अपनी जगह पर वहीं पर आ जाएंगे जैसे कि एनआरओ कभी था ही नहीं। लेकिन तो सर वो केसेस जब आएंगे जी सर, लेकिन जो इस तरह आप जो कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब पर कोई असर नहीं पड़ेगा या जो 34 पॉलिटिशियन है वो मारे जाएंगे, आसिफ जरदारी जो स्विस मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसमें फिर आप टाइमिंग जो देख रहे हैं, एक जानिब मेमोगेट स्कैंडल की तरफ जा रहे हैं, हुसैन हक्कानी साहब का रेड वारंट इशू करवा दिए गए हैं, दूसरी जानिब ये आसिफ जरदारी का केस खुलने जा रहा है, कहीं पीपल्स पार्टी के को मसाइल का शिकार तो नहीं होने जा रही है इलेक्शन से पहले? जी मैंने ये नहीं कहा कि आसिफ अली जरदारी पे एज वन ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ एनआरओ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बेनिफिशरी के तौर पे पड़ेगा, क्योंकि जहां पर उन्होंने उस ऑर्डिनेंस से फायदा उठाया था वहां पर उनको नुकसान होगा, वो जाहिर बात। लेकिन बतौर सदर पाकिस्तान उस टाइम पे मैं कह रहा हूं कि अब उन्हें बुलाने का कोई जवाज नहीं बनता, क्योंकि अभी तो वो सदर नहीं है ना, अब तो वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। मलिक कयूम अब अटॉर्नी जनरल नहीं है, परवेज मुशर्रफ इज नो मोर इन द पावर राइट नाउ। सो पीपल हु आर इन द पावर राइट नाउ उनको तलब करना चाहिए, और वो जो तमाम बेनिफिशरीज हैं बाशमूल आसिफ अली जरदारी के, यूसुफ रजा गिलानी के, एमक्यूएम के कुछ लोग थे बीच में, उन सबको दोबारा साहब इसी हवाले से सवाल मेरा ये है कि आप जैसे कह रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव इस वक्त है उनको काम करना चाहिए था, क्योंकि फैसला तो पहले आ चुका था, तो आप क्या समझते हैं जो मौजूदा हुकूमत है उसने जानबूझ के इसके ऊपर अमल नहीं किया, फैसले के ऊपर? जी मेरे हिसाब से मौजूदा हुकूमत ने भी और इससे पिछली हुकूमत जो थी उन्होंने भी जानबूझकर, और ये पहली दफा तो नहीं है, आप भी जानते हैं, आप भी प्रोग्राम कर रहे हैं कि हुकूमत की इन्हीं नाअहलियों की वजह से तो हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब इतना फाल हो गया और वो तमाम काम जो एग्जीक्यूटिव को करने चाहिए वो ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट को करने पड़े। जैसे कि चीफ जस्टिस साहब कल मानसेरा भी चले गए और वहां जाकर उन्होंने तालीम और सेहत के हवाले से नोटिस लिया, जलजला जदगान के हवाले से जो फंड आया था उसमें मुबैना 5 अरब रुपए की जो करप्शन है, 5 अरब डॉलर की सॉरी, उसका भी उन्होंने नोटिस लिया। तो ये सारे एग्जीक्यूटिव के काम थे, ये उन्हें करने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, सारे एग्जीक्यूटिव के काम है और उन्हीं को करने चाहिए। चले देर से किया है लेकिन अब काम हो रहा है तो अब कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। सर पीपल्स पार्टी के हवाले से तो यही बातें हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी को तलब किया गया है, जरदारी साहब के हवाले से ये बातें हो रही हैं, तो कितना प्रेशर बिल्ट होगा इससे बाकी पार्टीज के ऊपर भी?
मेरा ख्याल है प्रेशर क्या बिल्ड होना है बाकी पार्टीज के ऊपर। मेरा ख्याल है नून लीग का जो बयानी है वो कहते हैं कि जी हमें अकेले को टारगेट किया जा रहा है, या हमारे हवाले से सिर्फ एहतसाब का अमल हो रहा है, या फिर ये अदारे जो है हमारे पीछे लगे हुए हैं। शायद वो तासुर की अब नफी होगी। देखिए नैब ने भी अक्रॉस द बोर्ड अलीम खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनको भी नोटिस किया, परवेज खटक को भी नोटिस किया, नैब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर्स को भी किया और कुछ केसेस में पीपल्स पार्टी को भी किया। तो ये भी एक और ऐसा मस्बत कदम है जिससे पता लगेगा कि साहब ये बताएगा, आप जैसे कह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड अब कार्रवाई हो रही है और नजर आ रही है, नून लीग की जो बात है या उनका नैरेटिव है इस हद तक कामयाब नजर नहीं आता कि खाली उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आज बड़ी अहम फैसला आने वाला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, महफूज फैसला कर लिया गया था पहले। इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है? एक्सपेक्टेशंस तो थोड़ी खतरनाक हैं। आप देखिए कि पहले मियां नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने अकामे की बुनियाद पर नाअहल करार दिया था, और ख्वाजा आसिफ साहब का जहाँ तक ताल्लुक है उनका भी अकामा जो है वो कोर्ट में साबित हो चुका है, वो तनख्वाह लेते थे वो भी साबित हो चुका है। उनके जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ मुशीर थे। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि हमारे वजीर और उनके मुशीर ये तो खुला तजाद है वो सोहेल वड़ाइद साहब के अंदाज में। मतलब कि अगर यहाँ पे आप वजीर हैं तो आप किसी और को कैसे मुशावरत दे रहे हैं भाई? आप दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। सर इसमें एक चीज ये भी मैं ऐड करना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि अब पूछना चाहिए कि आप क्या सर्विस दे रहे थे उनको, क्या काम कर रहे थे उनके लिए? जी बिल्कुल पूछना चाहिए, मेरे ख्याल में बिल्कुल पूछना चाहिए। और इस हवाले से कोर्ट में गुफ्तगू भी हुई और उनके वकील ने कहा कि ये सिर्फ उनको एडवाइज करते थे। अब वो एडवाइस की एक्चुअल नौयत क्या थी वो हम तक नहीं पहुंच सकी है, क्या एडवाइस करते थे? हाँ, लेकिन सर अगर अकामे पे फैसला किया गया तो अकामे का तो मुतासरीन बहुत सारे हैं, इसमें तो काफी लोग जाएंगे फिर तो। और लेकिन मेरा एक सवाल इसके साथ ये भी है कि आर्टिकल 25 एनआरओ के हिसाब से क्या कहता है? क्या आर्टिकल 25 के हवाले से उसकी वायलेशन नहीं हुई थी उस वक्त? किस हवाले से? सॉरी सर, एनआरओ के हवाले से मैं एक सवाल वापस रह गया था। एक सवाल ये कि आर्टिकल 25 की वायलेशन हुई एनआरओ में, और अकामे में कितने लोग मजीद जाने का खतरा है? देखिए आर्टिकल 25 की भी वायलेशन हुई, आर्टिकल 4 की भी वायलेशन हुई, दीगर बहुत सारी आईनी जो आर्टिकल्स थे उनकी वायलेशन हुई। इसी वजह से और इसी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ को कलअदम करार दिया था और ये कहा था कि ये नहीं हो सकता कि आम पाकिस्तानी एहतसाब के अमल से गुजरे। मेरे आपके खिलाफ कोई केस हो जाता है तो हम तो ट्रायल कोर्ट के पूरे प्रोसीजर के अंदर से गुजरे, और अगर आप इन्फ्लुएंशियल हैं और एक एनआरओ आ जाता है तो उसकी बुनियाद पे आपका केस खत्म हो जाए। तो इसी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एनआरओ नहीं जा सकता। और अकामे का जहां तक आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं अगर उनका अकामा है तो जो फैसला नवाज शरीफ साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर आज देती है जो कि मतवक्को है उसमें अगर ख्वाजा आसिफ साहब की नाइल होती है तो बाकी पॉलिटिशियंस ये भी है, कुछ माहिरीन की राय ये भी है कि अकामा होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर उसकी तहत कोई आमदनी है और अब वो आपने अगर डिक्लेयर नहीं की है पहले से तो वो बुनियादी मसला बन जाता है कि आपकी दूसरी आमदनी है, आप एक मुल्क के अंदर वजीर हैं और दूसरे मुल्क के अंदर आप कोई काम कर रहे हैं और उससे आमदनी है। जैसे कि नवाज शरीफ साहब के केस में भी यही हुआ था, अकामा तो डिक्लेयर था लेकिन वो जो आमदनी ले रहे थे या जो सैलरी ले रहे थे वो डिक्लेयर नहीं थी। जी आप ठीक कह रहे हैं, इसका एक पहलू तो ये है, लेकिन ये टू फोल्ड आर्ग्यूमेंट है। दूसरा इसका पहलू ये है कि देखिए अगर आप वजीर हैं हुकूमत के और आपके ऊपर रियासत पाकिस्तान के अमूर के हवाले से बड़ी अहम जिम्मेदारियां और आपने हलफ उठाया हुआ है कि मैं रियासत का वफादार रहूंगा, तो फिर आप जो भी काम करें उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं आपसे अर्ज करूं, हम वकील हैं, दो कंपेटिटर्स मार्केट में है ना, दो कंपनीज जो आपस में कंपीट करती हैं, हम दोनों के लीगल एडवाइजर्स नहीं होते हैं, ये हमारे एथिक्स कहते हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहता है, हम दोनों के नहीं एडवाइजर। लेकिन एक जगह पे अगर आप वजीर हैं दूसरी जगह पे मुशीर चले जाएं तो ये मफादात का तसादुम है और इसका ख्याल हमारे पॉलिटिशियंस को करना चाहिए, चाहे वो उसको डिक्लेयर करें ना करें, वो एक अलग बहस है और वो आपका पॉइंट दुरुस्त है, लेकिन मेरे हिसाब से कानून में इसकी भी इजाजत नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एहतशाम, इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे, आपने आज न्यूज़ से गुफ्तगू की। नफीस नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अकामे की बातें हो रही हैं और साथ साथ नाअहलियों का मौसम है और देखना यह है कि समातों के हवाले से और आज की अहम समात के हवाले से क्या फैसला होने जा रहा है। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बात करेंगे उस लंबी लाइन के हवाले से, नादरा के हवाले से।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब बात करते हैं एक जबरदस्त अवामी मसले की जो आजकल बहुत ज्यादा हॉट इशू बना हुआ है और वो नादरा के हवाले से है। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए शनाख्ती कार्ड के इजरा की फीस में कमी की गई। इस वजह से होने वाली माली बोझ का नुकसान पूरा करने के लिए मुल्क में शनाख्ती कार्ड की फीसों में इजाफा करना पड़ा। बिल्कुल, इजाफा तो करना ही पड़ा, तहम नॉर्मल और अर्जेंट कार्ड्स की नई फीस अब भी लागत से कम रखी गई है। इस हवाले से आपको पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। शनाख्ती कार्ड की फीस में रिकॉर्ड इजाफा, नादरा ने खुद को राहत और आवाम को वजाहत दे दी। समंदर पार पाकिस्तानियों को रिलीफ देने के लिए माली बोझ अवाम पर डाल दिया। अवाम के औसान खता करके नादरा ने नया बयान जारी कर दिया। तर्जुमान नादरा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को रिलीफ दिया गया है, जबकि माली बोझ पूरा करने के लिए मुल्क में शनाख्ती कार्ड की फीस बढ़ा दी गई है। तर्जुमान का कहना है कि अंदरूनी मुल्क नॉर्मल और अर्जेंट कैटेगरीज के शनाख्ती कार्ड की नई कीमतें अब भी नादरा के अखराजात से कम है। नादरा ने गुज़िश्ता रोज ही शनाख्ती कार्ड की फीसों में 100% इजाफा किया है। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब और हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन नादरा फाइक अली साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, मैं चेयरमैन नादरा नहीं हूँ, मैं तर्जुमान। बिल्कुल तर्जुमान, बिल्कुल स्पोक पर्सन है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। क्या जुल्म ढा दिया नादरा ने? नादरा ने जुल्म तो नहीं ढाया है बिल्कुल भी। हमने एक आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2017 फरवरी में एक अस्कुद नोटिस लिया था जिसमें नाइका फीस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके जो कार्ड पे फ़ी थी वो ज़्यादा थी। तो समातें चलती रहीं, पूरा साल समातें चली हैं, अभी जाके डिसीशन हुआ है। हमने अपनी गुजारिशात पेश की थी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी पेश की नादरा ने अपनी। तो वहाँ पे जो चीज़ें आया हुई वो ये थी कि हम जो नाइकॉप्स पे ले रहे थे पैसे ज़्यादा, वो एक्चुअली हम अंदरूनी मुल्क जो पाकिस्तानियों को जो कार्ड दे रहे थे उन पे सब्सिडी दे रहे थे। और इंडीड पाकिस्तान में जो कार्ड हम दे रहे थे वो जो एक्चुअल लागत थी उससे बहुत कम थी। हमारी लागत 976 रुपये है और हम 400 रुपये में भी दे रहे थे। हम फ्री ऑफ कास्ट भी कार्ड दे रहे थे, हम 800 रुपये में भी दे रहे थे, हम 300 रुपये में भी कार्ड दे रहे थे। डिफरेंट कैटेगरीज में कार्ड्स हम दे रहे थे मगर अपनी लागत से कम दे रहे थे। मजमूई तौर पर हम पर कार्ड पे हम 40 रुपये हम लॉस जो खसारा था वो बर्दाश्त कर रहे थे। लिहाजा एट द एंड ऑफ डे हमने डिफरेंट फार्मूलाज पेश किए। एक अग्रीएबल फार्मूला था जो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया और हमें ऑर्डर दिया कि ये इम्प्लीमेंट करें। उसमें ये हुआ कि आप जो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कि भाई आप जो डिस्पैरिटी थी बिटवीन दी रेट्स ऑफ नाइकॉप एंड CNIC पाकिस्तान में जो थे वो डिस्पैरिटी कम की गई है। ख़त्म नहीं की गई, कम की गई है बेसिकली। उनको थोड़ा रिलीफ दे दिया हमने। लेकिन फाइक साहब कैसे रिलीफ दे दिया? आप नाइकॉप की अगर बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर लें 20 करोड़ आवाम का और नाइकॉप की तादाद का, और 40 रुपये आप कह रहे हैं हमें खसारा हो रहा था, आप 550 रुपये आपने बढ़ा दिए, 300 200 गुना पैसे बढ़ा दिए। आपने नादरा को ना डरा बना दिया लोगों के लिए। तो ये तो बहुत ज्यादती हो गई है लोगों की तरफ ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शन का दौरा है। आपको तो फैसिलिटेट करना चाहिए था लोगों को। हमने कोई खुशी में नहीं की है, ये रेट्स तय नहीं किए हैं। ये फार्मूला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे तय हुआ है ये। और हमने बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सब्सिडाइज़ कर रहे थे पाकिस्तानी अवाम के कार्डों को। मैंने आपको बताया कि हमारी लागत तो 976 रुपये थी। हम तो फ्री ऑफ कास्ट भी कार्ड देते हैं। अभी भी इस वक्त भी नए फार्मूला में भी हम फ्री ऑफ कास्ट कार्ड पेश कर रहे हैं आपको। 400 रुपये में भी कार्ड पेश करेंगे। आप सही कह रहे हैं कि पहला कार्ड जो बनता है वो फ्री बनता है, उसके बाद आप सब्सिडाइज भी कर रहे हैं कार्ड्स को। लेकिन नादरा एक गवर्नमेंट इदारा है, उसका काम आवाम को सर्व करना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखने में ये आ रहा है कि नादरा बिजनेस कर रही है। एक आम आवाम का जो बुनियादी हक है, जो बेसिक ह्यूमन राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि उसको शनाख्त दी जाए, आप उसको शनाख्त देने के लिए भी उससे पैसे वसूल कर रहे हैं। गो के पॉलिसी आप नहीं बनाते। और फिर सुप्रीम कोर्ट का आपने जजमेंट का जिक्र किया, तो क्या उस जजमेंट के अंदर अवामी नुमाइंदों को भी शामिल किया गया था? जी मैं थोड़ी सी आपकी तस्हीह करूं कि हम मुनाफा नहीं कमा रहे, हम बेसिकली हम खसारे में हैं।
और नादरा ने आज तक कभी भी शनाख्ती कार्ड से कभी भी मुनाफा नहीं कमा रहा। हम अगर कहीं से मुनाफा लेते हैं तो हमारे एक नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सिंध आम लाइसेंस है, पंजाब आम लाइसेंस है, और इसी तरह जो है बलूचिस्तान आम लाइसेंस है, और हमारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमने सूडान का जो सिविल रजिस्ट्री का काम किया, इसी तरह हमने कीनिया का सिविल रजिस्ट्री का काम किया है, फिजी में अभी हमने डिलीवर किया है। इसी तरह मुख्तलिफ जो है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करते हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं। हम बेसिकली हम सेल्फ रिलायंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपनी तनख्वाहें खुद देते हैं सर, अपने अभी लोगों जो को। बात हो रही है वो डेफिनेटली फीसेस के हवाले से हो रही है, जो कि आपने अब इनहेंस कर दी हैं। 100% आपने जो है फीसेस अपनी बढ़ा दी हैं। आवाम को ये तमाम बातें शायद समझ नहीं आती कि क्या टेक्निकलिटीज़ हैं। आवाम ने इस फैसले को मुस्तरद किया है, वो एहतजाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहली इतनी महंगाई है और ऊपर से फिर अब ये शनाख्ती कार्ड के मामला। उसकी वजह ये है सर, क्योंकि हमारा जो नादरा का ओवरऑल जो सिस्टम है उसमें आवाम को बहुत ज़्यादा जो है वो शिकायतें होती हैं कि कभी किसी की डेट ऑफ बर्थ मिस प्रिंट कर दी, कभी किसी के साथ जो है वो इलाके का मसला आ रहा है, तो इस वजह से बार बार नादरा का रुख करना पड़ता है। इस हवाले से मजीद भी आपसे जानेंगे, लेकिन अभी आपको सुनाते हैं कि शहरियों का क्या रिएक्शन है। ये जो है ना 1600 से जो है ना भी 2500 रुपये कर दिए मेरे ख्याल में, और वो मोस्ट अर्जेंट वो भी तब भी जो है ना 2-3 महीने के बाद ही आपको मिलेगा। आप बैठे रहे कहीं भी मूव नहीं कर सकते पाकिस्तान के, भाई आपकी शनाख्ती कार्ड नहीं, आप कौन हो। लेडीज़ के यहाँ कोई सारे हाल नहीं, बेचारे जो है ना खड़े हुए हैं, सारे जो जितने भी जो लेडीज़ काउंटर है वहाँ कोई भी नहीं, वहाँ मेल बैठे हुए हैं, पैर के ऊपर पैर रखा हुआ है, कोई बात नहीं कर रहा है। जो यहाँ गार्ड है या कोई वो निहायत बदअखलाक़ी से बात कर रहा है। गर्मी इतनी सख्त है, ना कोई स्टूल रखा हुआ है, ना कोई कुर्सी है, ना कोई चीज़ है, ना कोई पानी की बंदोबस्त है। इन्होंने फीसों में इजाफा करके लोगों को परेशान कर दिया है। कोई लोगों का आसानी नहीं है, औरतें 2-2, 4-4 घंटे से खड़ी हुई हैं, कुर्सियाँ नहीं है बैठने के लिए। स्टाफ से बात करो, किसी स्टाफ को तमीज़ से बात करना नहीं आता है, बदतमीज़ी से बात करते हैं। जो यहाँ के हेड हैं उनसे कोई बात कर लो तो ऐसा लगता है काटने को दौड़ रहे हो। इन्फॉर्मेशन काउंटर पे जाइए, मोहतरमा सो रही थी, उनको उठा के पूछा गया कि जी कुछ बता दीजिए। 1600 की फ़ीस को 2500 पे लेके 100% इजाफा उन्होंने कर दिया। हर चीज़ का इन्होंने इजाफा करके रखा हुआ हमारे हुकूमत ने हम लोगों को लाइनों में लगा के रखा हुआ है कि कभी CNG की लाइन में लगे रहो, कभी आटे की लाइन में लगे रहो, कभी कार्ड की लाइन में लगे रहो। ये ज़िंदगी हो गई है, कोई और काम नहीं करो सिर्फ लाइन के अलावा। सर ये देखें, उस लंबी लाइन का जिक्र हो रहा है जिस हवाले से हम अपने शो में ओवरऑल बात करते रहे कि एक तो लाइन इतनी लंबी होती है, उसके बाद जब विंडो पर आप जाते हैं, आपका नंबर आता है, तो फिर आपसे सही से बात नहीं करते हैं वहाँ पर बैठे हुए लोग। वो आपको तंग करते हैं, आपको इरिटेट करते हैं, उनका एटीट्यूड इतना अच्छा नहीं होता। सर इस पर क्या कहेंगे आप? अब मैं आपको पहले आपके पहले वाले सवाल पैकेज से पहले वाला सवाल जो है उसका जवाब दे दूं मैं। एक्चुअली जब हम कोई डेटा एंट्री करते हैं, डेटा एंट्री करने के बाद हम एक फॉर्म का प्रिंट देते हैं और हम एप्लीकेंट को कहते हैं कि भाई आप ये आराम से पढ़ें आपको अच्छी तरह, और उसके बाद जो है जो जिस किस्म की कहीं भी गलती हुई है ड्यूरिंग डेटा एंट्री, आपसे हुई है या हमारे नुमाइंदे से हुई है, तो उसकी तस्दीक करें आप उसी फॉर्म पे, उसकी फॉर्म पे ओवर राइटिंग करके आप ठीक करें। उसके बाद अगर जो फॉर्म जमा हो जाता है वो एप्लीकेंट के एंड पे जो है वो गलती होती है, मगर अगर हमारे किसी नुमाइंदे से, हमारे किसी डेटा एंट्री ऑपरेटर से गलती होती है, हमारे पास एक प्रोविज़न है कि हम जो है ऑफिस मिस्टेक में फ्री ऑफ कास्ट उसी कार्ड को सेम हम प्रिंट करके देते हैं उस गलती को ठीक करके। अच्छा, जहाँ तक लाइनों का ताल्लुक है, लंबी लाइनों का ताल्लुक है, हमने पिछले दिनों चेयरमैन नादरा ने कराची का जो है वो सरप्राइज विजिट्स किए थे और मैं बजाते खुद उनके साथ था। चेयरमैन नादरा तकरीबन 2:30 बजे 3 बजे रात को सरप्राइज जो है वो छापे लगाए मेगा सेंटर्स के, और आपने खुद देखा होगा कि वो खुद आम साइल की तरह जो है लाइन में खड़े हो गए और आम साइल की तरह जो प्रोसेसिंग करवा रहे थे अपनी। मैं अर्ज करूँ अच्छा, हमने कुछ हाइपोथेसिस क्रिएट किए हुए थे। हम जब मेगा सेंटर पे गए तो हमने पहले तो ये देखा कि लंबी लाइनें क्यों हैं, और हमने लोगों से खुद जो है चेयरमैन नादरा ने पूछना शुरू किया कि भाई आप कब आए हैं, तो किसी ने कहा कि मैं सुबह नमाज़ पढ़ के आया हूँ, किसी ने कहा मैं 9 बजे, किसी ने कहा 7 बजे, और रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उनकी टोकन लेने की हद तक बारी नहीं आई थी। तो हम जब ये सब हाइपोथेसिस पे काम करके जब हम अंदर दाखिल हुए, मैं आपकी बात तो हमने अंदर चेयरमैन नादरा गए, उन्होंने लोकेशन खुद देखी। एक मिनट हम जब अंदर गए तो हमें पता चला कि हमारे जो 40-42 काउंटर थे उसमें से सिर्फ 22 काउंटर्स चल रहे थे, बाकी बंद थे। तो लिहाजा चेयरमैन नादरा ने वहाँ पे एसीज खराब थे, लोग गर्मी में जो है बेहाल थे, और चेयरमैन नादरा ने जो है वो कार्रवाइयां की गई चेयरमैन नादरा की जानिब से, वो बिल्कुल रिकॉर्ड पे मौजूद है, लेकिन वो
नाकाफी कार्रवाइयां भी तो है ना। आप देखें लोगों का रश कितना ज्यादा है। ये फुटेजेस आप ताजा फुटेजेस आप देख रहे हैं। कल हमारी टीम वहां गई, वहां पर इंफॉर्मेशन काउंटर के ऊपर जो आपका नुमाइंदा होता है वो खातून थी, वो सो रही थी, अवाम ने जाके उन्हें उठाया। फॉलो अप के लिए भी आप और उसका रिएक्शन क्या हुआ, उसका आपने हाइपोथेसिस के आपने क्या किया, आवाम को बजाय उसको फैसिलिटेट करते हैं, आवाम के लिए मसला करते, आप हल करते, आपने उनकी फीसेस बढ़ा दी यानी कि आवाम को तो पहले इंतहाई मसाइल का सामना है। I tend to disagree, you know, to the fact के कोई औरत या कोई लेडी जो है सो रही थी। मेरी बात सुने। रश इतना होता है कि किसी में इतनी जरूरत नहीं है किसी के ऊपर के टाइम मिल जाए कि सो जाए बंदा वहाँ पे टेबल पे। खैर एनीवे ये आवाम की बात है, हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। मगर मैं एक चीज़ बताता चलूँ, हमने एक नई एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे तैनात कर दी है। DG, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे हमने नए लोग भेज दिए। उनको 3 महीने का टाइम दिया था कि चीज़ों को ठीक करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो वेटिंग टाइम जो 12-14 घंटे का था वो मिनिमाइज होकर 2 घंटे 1 घंटे पे आ गया है। ये बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। हमारा भी फोकस, चेयरमैन नादरा का फोकस जो है सर्विस डिलीवरी पे है। और हमारे पास कराची में ये प्रॉब्लम्स हैं, कहीं और हमारे पास इतने प्रॉब्लम्स नहीं है। कराची में क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है। फाइक अली साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ पर एक ब्रेक का, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद अवामी शिकायत के हवाले से डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब बात हो रही है नाजरा के हवाले से, शनाख्ती कार्ड की फीसेस के हवाले से जो कि बढ़ा दी गई हैं, जिससे आवाम शदीद परेशान है। हमारे साथ इस वक्त स्पोक पर्सन चेयरमैन नाजरा मौजूद है, फाइक अली साहब। फाइक अली साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी मैं कि कराची जो है उसमें मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं और यहाँ पर काम करते हैं, तो उनके हवाले से नादरा ने क्या सहूलत फराहम की है? किस तरीके से वो अपने ID कार्ड को यहीं से वेरीफाई करा सकते हैं? अगर उनको कोई चेंज कराना है तो वो चेंज करा सकते हैं, उसके लिए क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपके? सबसे पहले अगेन मैं कहूँगा, मैं तर्जुमान नादरा हूँ। जी मैंने तर्जुमान नादरा कहा है आपको। हमारे उस्मान मुबीन साहब है जी। नहीं, आपने चेयरमैन नादरा से कहा, मैंने स्पोक पर्सन कहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ एक्चुअली क्लियर कट पॉलिसी है कि पाकिस्तान में कहीं से भी आप कार्ड प्रोसेस कर सकते हैं, चाहे वो पेशावर से है, कराची में कर सकता है, कराची से पेशावर में कर सकता है, लाहौर का बंदा जो है वो सिंध के किसी भी इलाके से कर सकता है। कोई कदगन नहीं है किसी के पास। हाँ अलबत्ता कहीं पे हमारे पास कहीं पे शक व शुबात होंगे, वो हम फिर अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज से वो जो वेरिफिकेशंस करवाते हैं वो हम डेफिनेटली वो वेरिफिकेशन करवाएंगे इन केस अगर कहीं पे हमें कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ मिल गई। अच्छा फाइज साहब, एक सवाल है ये कि आपके यहाँ फीसेस तो आपने बढ़ा दी हैं, हम इस प्लेटफॉर्म से एक तो आपसे पहली अपील तो ये करते हैं कि इस पर नजर सानी की जाए। क्या अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा है कि आप 100% बढ़ा दें, ये तो नहीं समझ में आती कि सुप्रीम कोर्ट तो मफाद आमा के लिए इस वक्त सरगर्म है। जो जस्टिस साहब जो हैं वो अवाम की फलाहबूद के लिए दौरे कर रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट अवाम पर इतना ज़बरदस्त किस्म का बोझ डाल देगी, इसको नज़रसानी कीजिए। दूसरी बात ये कि आप अपने इदारे में करप्शन को भी तो देखिए। आप कहीं अभी 2017 में एलियंस के कार्ड के हवाले से 4 ऑफिसर्स को आपको जो है ना मुअत्तल कर दिया गया। ठीक है आपके चेयरमैन दौरे कर रहे हैं, लेकिन करप्शन नादरा में बहुत ज़्यादा है, इसको देखिए और इसको ज़रूर नज़रसानी कीजिए जो आपने पैसे बढ़ाए हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जहाँ तक मैंने पहले भी कहा है कि ये हमारा डिसीजन नहीं है, ना हम इससे मुनाफा कमा रहे हैं, ना पहले कमा रहे थे, ना नए फार्मूला के तहत हमें मुनाफा कमाना है। हमें फिर भी नए फार्मूले के तहत 40 रुपये का अभी भी लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा, जैसे पहले वही हमने मार्जिन रखा हुआ है अपने लॉस का। नंबर 1। नंबर 2, हमने ये कदम जो भी उठाया है, जो रिवाइज किए हैं रेट्स, वो सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन पे किए हैं। एक पूरे 1.5 साल की जो है वो समातें हुई हैं और फार्मूला वो अग्री किया गया है। एक ठीक है फाइज साहब, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर हुआ है। अच्छा ये भी जरूर बताएगा, क्योंकि आप खुद इस बात को तस्लीम यकीनन करेंगे कि नादरा के जो पूरा सिस्टम है उसमें मसाइल तो मौजूद हैं और अल्टीमेटली अवाम को सफर करना पड़ता है। तो इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए आपकी क्या रिफॉर्म्स आने वाली हैं या कुछ इस तरह से सोचा जा रहा है? नहीं, आपने करप्शन की बात की है। बिल्कुल हमने अपने इदारे में ततीर का अमल शुरू किया था। हम गाए बगाए
विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आप देखे होंगे कभी हम 4 मुलाजिम निकाल देते हैं, कभी 5 मुलाजिम निकाल देते हैं, किसी न किसी इरेगुलरिटी में वो इन्वॉल्व होते हैं। वो हमारे पास जीरो टॉलरेंस है किसी करप्शन की, और बहुत सेंसिटिव इदारा है ये। अगर कहीं पे भी लकुना हमें मिलता है, कहीं किसी की गलती मिलती है, डेफिनेटली उसके खिलाफ एक्शन होता है। आपने देखा हमने डीजी कराची हटा दिया, हम दो डायरेक्टर सेपरेशन फ्रॉम सर्विस हो गई। क्यों? वो रिलीफ नहीं दे सक रहे थे अपने अवाम को। हमारा काम था आप अवाम को अच्छी सर्विसेज देना, हमने कोशिश की है। देखिए आप मेगा सेंटर आपने देखे होंगे, मेगा सेंटर में हमने स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज मुहैया करने की कोशिश की है, एयर कंडीशन माहौल दिया है, साफ पानी दिया है, आप वॉशरूम देखें, जाके सीटिंग अरेंजमेंट देखें आप वहाँ पे। हमने देखे अपनी तरफ से करोड़ों रुपए वहाँ पे खर्चा करके लोगों के लिए बनाए, मगर काम करने की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। स्पोक पर्सन चेयरमैन नाजरा फाइक अली साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यही कहना है कि उनकी जानिब से उनको ऐसा लगता है कि अवाम के लिए उन्होंने बेहतरीन सहूलियात फराहम की है। देखें आवाम के लिए बेहतरीन सहूलियात सबा मैं तो जब मानूंगा जब आवाम ये जो 100% रेस है ये कहीं भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। और आप जो आवाम की सहूलत की बात करते हैं, डबल शनाख्ती कार्ड, दोहरे शनाख्ती कार्ड, एक ही नाम के लोग ठीक है परसों लगे लगाते हैं लेकिन कोई उनका अजाला नहीं होता। बहरहाल नादरा को सोचना चाहिए और अपने अंदर से करप्शन और अपने इस्लाहात करनी चाहिए। ठीक है, इस्लाहात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और साथ साथ स्पोक पर्सन चेयरमैन नादरा भी मौजूद थे, फाइक अली साहब। आज का शो जो है उसके प्लेटफॉर्म से फिलहाल इतना ही। आई होप कि आज का शो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपना फीडबैक हमारी सोशल साइट पर दे सकते हैं। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।